नमस्कार, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस टाइटेनियम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार फिर से आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूँ एक नए वीडियोस को लेकर। और आज के वीडियोस में हम लोग आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आर्टिकल 19 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 18 आर्टिकल्स डिटेल में समझा दिया है जो आपके एग्जाम के लिए जहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपका एक लेवल की मैं बता दूं, आपका ये एग्जाम का ये लेवल है तो मैं आपको ये लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये लेवल है तो ये क्वेश्चन पूछे भी तो बहुत ज़्यादा जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। और आपके पास ये जो है एक्स्ट्रा आपको मैं पढ़ा के चल रहा हूँ ताकि अगर क्वेश्चन वहाँ से पूछे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है, और आज का क्लास जो है हम लोग एक नया पोएट्री या फिर नया शायरी से स्टार्ट करना चाहूँगा। आप लोग के लिए ही ये मिला है, मैं खोजा हूँ कहीं से, तो ये आप लोग के लिए बेसिकली है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। दोस्तों कहते हैं कि खूबसूरत सी एक पल का किस्सा बन जाता है। दोस्तों कहते हैं खूबसूरत सा एक पल एक किस्सा बन जाता है। जाने कब कौन जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। और वो आप लोग हैं जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता मैं बना कर रहूँगा। ठीक है, मैं ऑलवेज चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा हमसे बने रहें, हमसे जुड़े हुए रहें। और मैं बहुत पहले से टीचिंग लाइन्स में जुड़ा हुआ हूँ, मैं पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं बचपन से ही, अगर आप 10th की बात किया जाए तो मुझे पढ़ाने का शौक था। और मैं टीचिंग कोर्सेज़ भी कुछ-कुछ कर रहा हूँ। कुछ-कुछ नए-नए कोर्सेज़ भी करते रहता हूँ ताकि अच्छे से मुझे ट्रेनिंग मिले और मैं और एक्स्ट्रा सीख सकूँ। बच्चों 2 तरह से होते हैं, एक टीचर वह होते हैं जिनके पास काफ़ी नॉलेज होता है और नॉलेज होने के बाद भी वो नहीं निकाल पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज कम होता है, टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा होता है, जिनसे कम चीज़ों में बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाते हैं। और जिनका टीचिंग पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा, जिनका टीचिंग मेथड अच्छा होता है, वो बच्चे को ज़्यादा सक्सेस करवा पाते हैं। क्योंकि मूल बातों को तो सब बताएँगे, नॉलेज तो ठीक-ठाक रहता ही है और उसको पढ़ाने का जो स्टाइल है, समझाने का जो स्टाइल है, वो अच्छे तरीके से समझा देते हैं, जिससे बच्चे को आराम से पहुँच सके। अब ये मैं अगर फिर से सारे वीडियोज़ में मैं बताता हूँ कि किस पेपर के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी या फिर पीजी, जिसमें आपको बीए एलएलबी हो जाएगा। ठीक है, बीए एलएलबी का कोर्स अगर तैयारी करें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोज़ को देख सकते हैं। एलएलबी 3 इयर्स की वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एक पेपर होता है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिम्बोसिस लॉ स्कूल्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल टेस्ट, ठीक है, सीयूईटी में जो जनरल टेस्ट का पेपर आता है जहाँ से आपको जीके जीएस के पार्ट से पॉलिटी जहाँ पर आती है, तो इसके लिए इस वीडियो का आप हेल्प ले सकते हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से वीडियोज़ को बनाया गया है और आप इसको देख सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते, ज़्यादा देरी नहीं लगाऊंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं बातचीत ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो आर्टिकल्स 19 जो है, आर्टिकल 90 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात की गई। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात की गई है आर्टिकल 19। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब जो आर्टिकल 19 जो है, गारंटी टू ऑल द सिक्स राइट। देखो आर्टिकल 19 जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है और एक आर्टिकल 19 जो है सिर्फ ये ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है। याद रखिएगा, ये जो आर्टिकल है सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, सिटीजन्स को ही मिलता है, यानी भारत के नागरिक को मिलता है। ये आर्टिकल 19 में हमें 6 राइट मिला गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 6 राइट मिला गया है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो आज़ाद हुआ 1947 में, हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 में जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश जो है कई वर्षों तक गुलामों से जकड़ा हुआ था, दास्तानों से जकड़ा हुआ था। और इन सभी चीज़ों को देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ों को जोड़ा गया ताकि आगे चलकर इन सब बातों का सवाल न उठे। यानी हर एक चीज़ को, घूमने जाना है, कहीं बैठने जाना है, पहले की चीज़ में होता था कि खरीद फरोख्त होता, मनुष्यों को लोग खरीद लेते थे और उसे खरीद बंधक बना लेते थे कि आपको मेरे यहाँ काम करना है, इससे बाहर आपको नहीं निकलना है। इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ों का उसमें मापदंड दिया हुआ है, जो मैं इसे बताऊंगा। बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत आराम तरीके से इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। आर्टिकल 19 में 6 राइट की बात की गई है। आर्टिकल 19 में पहले 7 राइट थी। ठीक है, 7 राइट था, लेकिन 1978 44th अमेंडमेंट जो था उसमें एक राइट को हटा दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राइट को हटाया गया है, तो राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी जो है 44th अमेंडमेंट में इसको डिलीट कर दिया गया।
और ये जो राइट है ये सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। अच्छा, आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में 6 तरह की राइट्स की बात की गई है। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको बोलते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राइट टू फ्रीडम असेंबली, ठीक है, राइट टू फ्रीडम असेंबली का मतलब होता है सभा करने की स्वतंत्रता। फिर तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन या फिर यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता भी आप बोल सकते हैं, संघ बनाया जाता है। उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, तो आप पूरे राज्य में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। उसके बाद राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप देश के कहीं भी राज्यों में जा सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं या फिर सेटल भी हो सकते हैं। उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, इसका मतलब होता है कि आप कहीं भी राज्य में पेशा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब को थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और ये 6 जो राइट दिया आर्टिकल 19 में, आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, 19(1)(a)(1) हो गया या फिर ए हो गया, आर्टिकल 19(1)(b) और 19(c), ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और ये 6 के 6 राइट आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। चलिए, चलिए सारी चीज को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बातचीत करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, एकदम डिटेल में बातचीत करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको समझा दूं। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर हिंदी वर्ड बोला जाए तो इसको बोलते हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अगर इसको यहाँ पर लिख दिया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, चलिए, मैं हिंदी बहुत कमजोर है, ठीक से मैं नहीं लिख पाता हूँ, इसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभिव्यक्ति हो गया आधा कर। चलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात किया जाए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यू। सिटीजन्स का मतलब होता है नागरिक, सिटीजन्स का मतलब क्या होता है, नागरिक। हमारे देश के नागरिकों को अपने व्यू का मतलब होता है विचार, अपने विचार को, अपने ओपिनियंस, अपने बिलीफ या फिर कन्विंक्शन फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और इन एनी अदर मैनर, यानी कि हमारे देश के सभी नागरिकों को अपने व्यू को एक्सप्रेस करना, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, अपने बिलीफ या फिर कन्विंक्शन को एक्सप्रेस करना, कैसे, या तो आप अपने मुंह से बोलकर या फिर उसको लिखकर या फिर प्रिंटिंग मीडिया से या फिर पिक्चर के मेथड से आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको राइट है। ऐसा नहीं है कि आपके व्यू को, अगर आप किसी को व्यू दे रहे हैं, कोई एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने आइडियाज को, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप दे सकते हैं, इस पर आपको किसी भी तरह का कोई भी संस्थान आपको रोक नहीं लगाएगी, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 19 पढ़ने से थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बता दूं कि इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। मैं बार बार आपसे बातचीत करता हूँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है। अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार आप देख रहे होंगे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको पता चल गया कि उसका होता क्या है। यानी कि कोई भी काम जो होता है उस पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है, एक पैमाने पर रखती है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इतना ही लेवल तक है, इसके लेवल को पार करेगा तो उस पर आपको रोक लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, इसी बात को चर्चा की जाती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पे इस आर्टिकल्स को चेंज करते रहते हैं, इसमें कुछ ना कुछ इलेबरेट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, पहला है कि राइट टू प्रोपोगेट आवर व्यूज एंड आइडियाज, यानी कि अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने का अधिकार। प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार करना, ठीक है, प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है, प्रचार करना। यानी हमारे पास जो विचार है, हमारे पास जो व्यू है, हम उस विचार के, हमारे इस व्यू को हम क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इस पर गवर्नमेंट को किसी भी तरह का रोक नहीं लगाया गया। दूसरा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब होता है मीडिया की स्वतंत्रता। मीडिया जो है अपने एक लेवल से, उस लेवल से अपने काम को कर सकती है, लेकिन आज के डेट में मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ रहती है, ताकि
अब क्यों रहती है, क्या रहती है, सारी चीज़ आप समझ रहे होंगे। मैं ज़्यादा खुलकर बातचीत नहीं करूँगा, नहीं तो हमारे चैनल पर बैन लगा दिया जाएगा। सच्चाई है ये। ठीक है, हमारे चैनल पे स्ट्राइक करना शुरू हो जाएंगे, बैन लगा दिया जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता है कि पूरे तरीके से आज़ादी दे देनी चाहिए एक प्रेस के ऊपर। नहीं तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश का प्रेस जो है दिन पर दिन कैसा जा रहा है, उसकी रैंकिंग घटते जा रही है। तो इस चीज़ को थोड़ी सी ध्यान में रखने की जरूरत है सरकार को। तीसरा बात हम लोग का बात करेंगे फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल चीज़ों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस का कोई एडवर्टाइजमेंट है तो आप करिए, उसको प्रचार प्रसार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। अगला है राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन। अगेंस्ट मतलब होता है विरोध, टैपिंग मतलब होता है किसी के फोन को टैप करना। मान लीजिए आप ए जो है बी से बातचीत कर रहा है और ए और बी के बातों को कौन सुन रहा है, सी सुन रहा है, किसके द्वारा, भाई फोन टैपिंग। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 आप किसी के फोन को टैप नहीं कर सकते। अगर आप ये पता चल जाए कि आप किसी के फोन को टैप किए हैं तो आप उसके फंडामेंटल राइट को आप क्या किए, हनन किए हैं, तो आप पे अलग से लीगल एक्शंस लिया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है राइट टू टेलीकास्ट। गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट की जो भी हमारे न्यूज चैनल वगैरह चलाए जाते हैं वो, ठीक है, तो वो आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं करते गवर्नमेंट। ऐसा ना कहे कि सिर्फ आज तक ही रहेगा, आज तक के अलावा जितने भी चैनल है वो सारे चैनल को हटा दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। जैसे कि आज हमारे देश का रेलवे जो है वो मोनोपोली के अंतर्गत आता है कि रेलवे के अलावा रेलवे जैसा कोई सब्स्टिट्यूट हमारे इंडिया में उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है। तो नहीं उपलब्ध है इसलिए इसको मोनोपोली माना जाता है। तो गवर्नमेंट जो है टेलीकास्ट करने की उसके राइट टू टेलीकास्ट के पावर है हम लोग के पास। गवर्नमेंट जो है इस पर किसी भी तरह का मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, यानी कि बंद नहीं कर सकता है। अगले पॉइंट्स की बात करेंगे राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट जो है कहीं पर सिटीजन जो है कोई बंद करती है तो उस पे भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, राइट है। ठीक है, तो इस राइट को भी हम लोग समझेंगे। अगला पॉइंट है राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। इसमें यह कहता है कि हम लोग जो है आरटीआई की मदद से गवर्नमेंट के एक्टिविटीज को जान सकते हैं। ठीक है, किसके मदद से, राइट टू इंफॉर्मेशन की मदद से। उसके बाद होता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस। हमें शांत रहने की स्वतंत्रता। अगर हम शांत हैं तो ये नहीं कोई कर सकता कि तुम बोलते रहो, तुम्हारा बोलना अधिकार है। हमारा बोलना अधिकार है तो इसका मतलब है कि शांत रहना भी हमारा अधिकार है, हमसे कोई जबरदस्ती मुंह में उंगली डाल के नहीं बुलवाएगा। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर। देखो इमरजेंसी का समय क्या हुआ था कि कोई भी न्यूज़पेपर जो छप रहा था वो न्यूज़पेपर को अगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अगर कोई न्यूज होता था तो पहले एक दिन पहले ही, जैसे कि मान लीजिए आज रात में ये छपने वाला है तो उससे एक से घंटा या 2 घंटा पहले क्या होता है, गवर्नमेंट के पास शो करना पड़ता है कि हम आज ये न्यूज चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें बाद में फंडामेंटल राइट दिया गया। उस फंडामेंटल राइट में ये कहा गया कि न्यूज़पेपर को आप प्री सेंसरशिप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर पिकेटिंग होगा, पिकेटिंग बट नो स्ट्राइक। अब पिकेटिंग का मतलब होता है धरना देना। ठीक है, तो आपको राइट टू पिकेटिंग है, आप धरना दे सकते हैं, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है। आप राइट टू स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल नहीं, राइट नहीं है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कहीं पे कि राइट टू स्ट्राइक जो है वो लीगल राइट है। ठीक है, राइट टू स्ट्राइक क्या है, तो राइट टू स्ट्राइक जो एक लीगल राइट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। और राइट टू पिकेटिंग जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, धरना देने का हमें अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर एक चीज को काम एक लेवल तक ही करना है, उस लेवल के पार होके नहीं कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है हर एक चीज पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है। क्या क्या है, तो पहला है सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी इशू, यानी हमारे देश के, ठीक है, हमारे देश के प्रभुता और अखंडता। ठीक है, हमारे देश के प्रभुता और अखंडता पर किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इशू, किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रभुता और संप्रभुता पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बातचीत हम लोग करेंगे राइट टू सिक्योरिटी। ठीक है, क्या क्या हमारे सिक्योरिटी मतलब क्या क्या रीजनल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये लगाया गया है कि जैसे गवर्नमेंट आपको फंडामेंटल राइट दिया है, नो दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फंडामेंटल राइट आपको मिला है। लेकिन फंडामेंटल राइट के बिहाफ से अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट का सिक्योरिटी अपोज हो रही है,
मान लीजिए आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप किसी अन्य कंट्री के लोगों के साथ हमारे ऐसे बातों को आप बढ़ा रहे हैं जो नहीं बताना चाहिए। तो क्या है, कहीं न कहीं हमारे देश के सिक्योरिटी को ब्रीच कर रही है। तो अगर कोई भी चीज़ जो हमारे सिक्योरिटी को ब्रीच करेगी, तो वैसे सिचुएशन में वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आएगा, उस पे क्या लगेगा? अफकोर्स लग जाएगा। ठीक है? तीसरा हम लोग बात करेंगे पब्लिक रिलेशन विथ फॉरेनर। पब्लिक रिलेशंस विथ फॉरेनर, अगर मान लीजिए कोई ऐसे कंट्री के साथ हमारा पब्लिक रिलेशंस खराब है, ठीक है, कोई ऐसी कंट्री है जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा पब्लिक रिलेशंस खराब है और उसके साथ हम दोस्ती की हाथ बढ़ाएं और वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, डेली बम पे बम फेंक रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पब्लिक रिलेशन जो होता है फॉरेनर कंट्री से एक लेवल तक ही बनाना है। जिस कंट्री से हमारा फ्रेंडशिप खराब है, बेकार है, तो वैसे सिचुएशन में उस कंट्री से दूर रहने की बातचीत की गई है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। चौथा है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मतलब होता है कि वैसे काम को मेंटेन करना है, जिस ऐसा काम करना है, जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट दिया गया तो ऐसे काम को ना करें, ठीक है, ऐसा काम को ना करें जिससे हमारे पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर क्या हो, ब्रीच हो, यानी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर क्या हो, ब्रीच हो। तो वैसे काम को भी नहीं करना है जिससे हमारे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच हो, उस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। पांचवा है डिसेंसी और मॉरलिटी, यानी कि नैतिकता। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें बोलने की स्वतंत्रता दी है, कॉन्स्टिट्यूशन दी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, ठीक है। तो एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि भाई बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दोगे। उसके बाद है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन या फिर इंसाइटमेंट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट आपको बोला कि ये काम आपको करना होगा, आप कोर्ट को जवाब दे रहे हैं। भाई आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो आप किसी कोर्ट को जवाब नहीं ना दे सकते हैं, एक नैतिकता है, एक लेवल है कोर्ट को बोलने का, आप उस तरीके से उसको जवाब नहीं दे सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसके अंतर्गत आएगा, तो ये भी आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आएगा। डिफेमेशन, किसी का मान हानि, ठीक है, किसी के चरित्र को आप गलत ठहरा रहे हैं, किसी को आप बोल दे रहे हैं भरी सभा में कि ये तो चोर है। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप किसी को चोर साबित कर दें, किसी को डिफेम कर दें। इंसाइटमेंट का होता है क्या बोल सकते हैं उसको, भड़काना वगैरह बोल सकते हैं। तो इस तरह कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इन सब के आधार पे आप ये सब काम को नहीं कर सकते हैं। और ये सारे जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई, ये सारे में लगभग लगभग में लागू होगा। अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा पॉइंट जो है फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब ये होता है सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता में हम लोग क्या देखेंगे, पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। यानी कि पहला पॉइंट क्या कहता है, इस पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को, हमारे देश के जितने भी नागरिक है सभी को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार है। अगर कोई चाहता है कि एक जगह सभा करना है, एक जगह, भाई सभा करने के लिए सबसे पहले तो एक जगह आना पड़ेगा, तो प्रत्येक नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर कहीं सभा करें, बातचीत करें, तो वो कर सकते हैं। इसके लिए फंडामेंटल राइट की बातचीत की गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये दिया गया है, राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड टेक्स आउट प्रोसेसन। अब इसका मतलब क्या होता है, सार्वजनिक बैठक करने का अधिकार, ठीक है, सार्वजनिक बैठक करने का अधिकार है। सार्वजनिक बैठक करने का अधिकार का मतलब ये हुआ कि कहीं भी कोई पब्लिक मीटिंग कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, कहीं पर भी आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, सार्वजनिक पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि प्रदर्शन, आपको कहीं पर भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, आप प्रदर्शन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपको टेक्स आउट प्रोसेसन, टेक्स आउट प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस निकालने का अधिकार, प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी हमारे देश के नागरिक को सार्वजनिक बैठक करने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है और जुलूस निकालने का अधिकार है। ये तीनों पॉइंट्स याद रखना, पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोसेसन, हर एक व्यक्ति का एक अधिकार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट पे बातचीत करते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट है डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट, ठीक है, डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट का मतलब ये होता है कि
हिंसा अगर कोई भी करता है तो उस तरह के हिंसा को पूरे तरीके से उसकी रक्षा करना, disorderly, riotous assembly or one of that cause breach of public peace or one that involve arms। इसका मतलब ये कह रहा है कि पहले तो दंगाई जितने भी हैं उनको संरक्षण नहीं देना है, ठीक है। जितने भी दंगाई हैं, ठीक है, दंगाई अगर सभा करते हैं, दंगाई करते हैं, तो उन लोगों को किसी भी तरह का हमें संरक्षण नहीं देना। इसके अलावा जो भी सार्वजनिक शांति भंग करता है, ठीक है, पब्लिक पीस, ठीक है, इस तरह का काम भी नहीं करना है, इस तरह के कामों को नहीं करना है। इसके अलावा सोसाइटी में हथियार का प्रयोग करना, किसी भी सोसाइटी में अगर आप हथियार का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत की बात है। डज नॉट इंक्लूड टू राइट टू स्ट्राइक, और साथ ही साथ राइट टू स्ट्राइक जो है नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि वैसे काम को न करना जिससे हमारे देश के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर खतरा है, ठीक है। ऐसा काम ना करें जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता टूटे। और दूसरा है कि ट्रैफिक सिस्टम को मेंटेन करके रखना है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारे देश के ट्रैफिक सिस्टम या फिर हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं करना है। अगर फंडामेंटल राइट दिया गया है तो फंडामेंटल राइट के कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, उसी रिस्ट्रिक्शंस पे हमें काम करना है। चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। सिटीजन हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि हमारे देश के जो भी सिटीजन हैं उनको एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिटीजन हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी हमारे देश के नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रेड यूनियन, यानी कि हमें फंडामेंटल राइट मिला है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। इस तरह के काम बनाने के लिए आपको कोई भी रोक सरकार की तरफ से नहीं लगेगा। इसमें भी वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे देश के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर खतरा है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, मोरलिटी मेंटेन रहे। और इसमें भी स्ट्राइक नहीं करने की बात ये है क्योंकि ये राइट टू स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। चलिए अगले पॉइंट्स की बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन करने की स्वतंत्रता, या फिर कहीं पर, अच्छा वो फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब होता है कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। दिस फ्रीडम इंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, इंडिया का हर व्यक्ति जो है वो भारत की कोई भी टेरिटरी में फ्री कर सकता है, मूव कर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकता है, ठीक है। तो राइट टू मूवमेंट मतलब क्या होता है, कहीं जाने की स्वतंत्रता। इसके अलावा प्रमोट नेशनल फीलिंग्स एंड नॉट पैरियोचलिज्म, इसका मतलब होता है संकीर्णता, पैरियोचलिज्म का मतलब होता है संकीर्णता, नैरो माइंड, ठीक है, इसका मतलब होता है नैरो माइंड। और ये इस तरीके से कहना है कि आप दूसरे राज्य में एक दूसरे राज्य से तीसरे राज्य की ओर जाना चाहें तो जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक नेशनल फीलिंग्स प्रमोट होता है, ठीक है, हमारी नेशनल फीलिंग्स होती है वो प्रमोट होती है, इसलिए इस चीज़ को रखा गया है, ठीक है। तो आप राज्य देश में कहीं भी आप घूम सकते हैं और इससे क्या होता है हमारी नेशनल फीलिंग्स प्रमोट होती है। इसमें भी कुछ वही रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई ट्राइबल एरिया में हैं तो आप उस ट्राइबल एरिया में ना जाएं, क्योंकि ट्राइबल एरिया के उनका खुद का रीति रिवाज होती है, रहन सहन अलग होती है। अगर उनके रहन सहन में आप घुसोगे तो कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट का हनन होगा। तो ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि दूसरे के फंडामेंटल राइट को हनन हो, ठीक है। उनका ड्रेस अलग होता है, वो लोग पत्ते वगैरह का यूज करते हैं, ड्रेस वगैरह नहीं पहनते हैं, आप वहाँ पर जाकर उनके फोटो क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट का हनन होगा। तो ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो भी प्रोस्टिट्यूट हैं, ठीक है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य पे नहीं घूम सकते। इससे क्या होगा, इससे प्रोस्टिट्यूशन का खतरा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी किसमें है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पे लगाया गया। अगला बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, यानी कि निवास की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है
राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इसमें कहा गया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता है। ठीक है, देश के किसी भी हिस्से में रहने या फिर बसने की स्वतंत्रता है, रिसाइड या फिर सेटल कर सकते हो। राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी जाइए या फिर कहीं भी बसिए, इसमें सरकार के द्वारा कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, पहले था कि जम्मू एंड कश्मीर में अन्य लोग जो है जमीन नहीं खरीद सकते हैं, तो इस सारे पॉइंट्स को भी अब हटा दिया गया है। ठीक है, और इसमें भी वही है कि शेड्यूल वैसा काम नहीं करना है। मान लीजिए कुछ शेड्यूल ट्राइब जिस एरिया में रहते हैं, आप उस एरिया में बसने चले गए, उससे उनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो इस काम को भी हमें ध्यान देना है कि अपना ऐसा काम करना है जिससे दूसरा को फंडामेंटल राइट का हनन ना हो। चलिए, और लास्ट बात करेंगे हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि पेशे की स्वतंत्रता। Citizens have the right to practice any professions or to carry on any occupation, trade or business। ठीक है, नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय या फिर व्यापार करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप कोई प्रोफेशंस नहीं कर सकते हैं, कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं, कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं, कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसी भी अधिकार की बातचीत नहीं की गई है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं, पूरे देश में घूम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, इट कवर द मीन्स ऑफ अर्निंग वन लाइवलीहुड। एक पॉइंट और यहाँ पर बातचीत की है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में, कि ऐसा काम नहीं करना है कि जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो। जैसे कि मान लीजिए आप ड्रग्स बेच रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स बेचना क्या है, लीगली बंद हो गई है, तो आप ड्रग्स बेचेंगे, इससे क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट का हनन होगा। ठीक है, दूसरा है प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, तब जाकर आप उस काम को करिएगा। नहीं तो उससे क्या होगा कि अगर आप कोई चीज़ सीखे नहीं, ठीक है, कोई प्लांट बैठा रहे, उस प्लांट की मशीन चलाने आता नहीं और काम स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे क्या हो सकता है, आपके आग लग सकता है, आप पे खतरा हो सकता है। और स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो है ऐसा काम नहीं करेगा कि बोल देगा कि नहीं भाई आज से जो है दवाई बेचने का काम सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, ऐसा नहीं कर सकते। मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता है, ये तो फिर वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाली हाल हो जाएगी। तो ये रहा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ बता दिया हूँ, अब थोड़ा क्या यही है ही, डिटेल में ही बता दिया हूँ, इससे इससे ज़्यादा कुछ कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरा डिटेल में आर्टिकल 90 मैंने बता दिया। अब सोच रहा हूँ कि एक बार जब पूरा आर्टिकल जहाँ से पढ़ाया गया है मैं उसको एक रिविजन्स कर लेता हूँ, एक टेस्ट के रूप में सारी चीज़ एक बार आपसे रिविजन्स एक वीडियोज़ के माध्यम से ही कर लूँगा, ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को कवर करा दिया, आर्टिकल 19 कवर करा दिया। कल जो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोनों के एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसा आर्टिकल 19 है कुछ ऐसा ही आर्टिकल 21 भी है, जिसको बोलते हैं राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, तो पढ़ने में मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। खासकर आर्टिकल 20 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप जरूर बताइएगा। वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।